हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो हमने पार्ट 1 देख लिया है तुगलक वंश का, और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मिडवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 जरूर देख ले, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा और आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी कि क्या क्या चीज़ें थी, सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक से नसरुद्दीन महमूद तुगलक यानी कि तुगलक वंश के अंतिम शासक के ऊपर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को हमने पार्ट 1 में देख लिया, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट 2 का सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के। तो जब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, चचेरा भाई होता है और ये शासक बनता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। ठीक, पहला सिंध के थट्टा में जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, और दूसरा दिल्ली में। ठीक है, दूसरा दिल्ली में होता है। ठीक, ये 2 बार खलीफा से खिल्लत भी प्राप्त करता है, जो खलीफा जो कि खिल्लत देता है, जिससे वो बादशाह बनते हैं, एक तरह से वैधानिक वैधानिक शासक बनते हैं। तो इसे 2 बार खलीफा से खिल्लत भी प्राप्त हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, खलीफा ने इसको सैयद उस सलातीन की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? सैयद उस सलातीन की। देखेंगे सही, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने क्या किया था कि जब ये शासक बनता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, ठीक, अपने नाम का खुतबा पढ़ाता है, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम छोड़ देता है। ठीक, क्यों छोड़ देता है ये भी बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तानों का नाम जो है कि अपने खुतबे में अंकित कराता है। ठीक, ऐबक को क्यों छोड़ देता है? ऐबक जो है कि कब खलीफा से खिल्लत नहीं लिया रहता है, एक दास के रूप में ही जो है कि शासन करता है, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, इसलिए जो है कि इसने उसको खुतबे में शामिल नहीं किया है। ठीक, जो है कि इलियट और एल्फिंस्टन जो कि एक विदेशी इतिहासकार हैं, इन्होंने फिरोज को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। ठीक, इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है इलियट और एल्फिंस्टन ने। ठीक है, दूसरा देखेंगे, बर्नी ने फिरोज को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। वही देखेंगे कि जो तबकाते नाशरी है मिनहाज शिराज की, उसने उसमें नासरुद्दीन महमूद को कहा है। ठीक है, मिनहाज नासरुद्दीन को कहा है, बर्नी ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज का कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनहाज ने किसे कहा है? नासिरुद्दीन को। ठीक है, नासिरुद्दीन को। ठीक, वही बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को कहा है। बर्नी ने फतवा जहादारी भी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आदर्श सुल्तान के गुणों का वर्णन किया है कि एक आदर्श सुल्तान के क्या क्या गुण होते हैं, ये बर्नी ने अपने फतवा जहादारी में लिखी है। तो इससे आपका विषय प्राप्त पता चल गया। ठीक, दूसरा देखेंगे, सल्तनत से पृथक हुए राज्यों को पुनः जीतने का इसने प्रयास नहीं किया था। जो स्वतंत्र हो गए थे, जैसे मदुरा हो गया, आपका बंगाल हो गया, विजयनगर, बहमनी, उसको फिर से इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाने का इसने प्रयास नहीं किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, सिर्फ बंगाल और सिंध में जो है कि इसने 1 2 3 बार जो है कि अभियान किए, लेकिन ये सब असफल हो गए थे। एक भी बार ये सफल नहीं हुआ था फिरोज शाह तुगलक। इससे देखेंगे ये एक योद्धा के रूप में सफल नहीं रहा। ठीक है, इसकी जो नीति थी, ये सारी चीजें सही नहीं थी, एक कुशल योद्धा नहीं था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिरोज का जो आदर्श वाक्य था, यानी कि वो जो नीति पे चलता था, तो वो था, खाना खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी दुखी से अच्छा है खाली खजाना। यानी कि खजाना से बड़ा और लोग जो है कि इसकी प्रजा दुखी हो, कोई कल्याण ना हो, इससे अच्छा हो कि खाली ही खजाना रहे। फिरोज शाह तुगलक का ये आदर्श वाक्य था। और ये देखेंगे, उलेमाओं का इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है, और एकदम एक तरह से शरीयत के हिसाब से भी ये शासन करता है। ठीक ने, फिरोज ने एक घोषणा की थी कि बिना उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त न बहाया जाए। ठीक, तो मुसलमान काफ़ी कट्टर था फिरोज शाह तुगलक, और इसलिए इसने ऐसा वक्तव्य दिया था। ठीक, कट्टर था, और क्या किया था, ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया इसी ने लगाया था। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पे पहली बार जजिया किसने लगाया था? इसने लगाया था। पहली बार कासिम लगाया था। अगर बात करें भारत में, तो पहली बार कासिम लगाया था। अरब और तुर्क आक्रमण अगर आपने नहीं देखा है, तो प्री मिडवल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है। ठीक, कम से कम 24 करोड़ को माफ कर केवल 4 इस्लामिक कर, बताया ना आपको, ये इस्लाम के हिसाब से शासन करता था। तो जो बहुत सारे कर थे उनको हटा दिया, और जो 4 इस्लाम में कर कहा गया है उसको लाया। कौन सा? खराज, जजिया, जकात और खुम्स। खुम्स क्या होता था? युद्ध का होता था, युद्ध में जो लूटपाट होता था वो होता था। खराज जो है कि हिंदुओं से दिया जाता था, भूमि कर। जजिया एक धार्मिक कर था, ये भी हिंदुओं से और गैर हिंदुओं से जो भी होते थे उनसे लिया जाता था, मुसलमानों को छोड़कर। और ये जकात मुसलमानों से लिया जाता था, उनकी आय का एक भाग। ठीक है, पर जो है कि कल्याण के लिए।
ठीक, ये 4 प्रकार के कर थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदान किए गए तकावी ऋणों को इसने माफ कर दिया। उसने जो किसानों को ऋण प्रदान किए थे ताकि वो कृषि में सुधार कर सके, तो इसको उसने माफ कर दिया। नहरों द्वारा जो है कि सिंचित भूमि पर हाफ हर्ष में सर्व कर लगाया। ठीक है, जो नहरों से भूमि सिंची जाती थी उसके लिए हर्ष में सर्व नामक ये कर लगाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर्ष सर्व किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने क्या किया, सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। यानी कि देखेंगे एक ही पद पे पिता पुत्र ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जिससे लोग जो है कि बेरोजगार रहे, ये सारी चीजें करने के लिए इसने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। और सैनिकों को वेतन के बदले क्या दिया, जागीर दिया। इंपॉर्टेंट है, वेतन के बदले क्या दिया इसने, जागीर दिया था। और पदों को वंशानुगत बना दिया था। इसी से देखेंगे इसके टाइम पीरियड से धीरे धीरे जो है कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, क्योंकि वंशानुगत होता है, लोग उतना जो है कि दृढ़ता से कार्य नहीं करते हैं। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है फुतहात फिरोज शाही, जिसका अर्थ होता है फिरोज शाह की विजय। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है, फिरोज शाह ने कोई ऐसी विजय नहीं की अपने टाइम पीरियड में। तो ये जो है कि नाम के तहत जो है कि काम नहीं है, यानी कि जो नाम है बुक का उसमें ऐसा काम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक हुंडी चलाया था। ठीक, बहुत सारी हिंडियों का नाम हमें देखने को मिलेगा। तो राजस्व अधिकारियों को जब वेतन कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए उसने एक इतलाक यानी कि पत्र होता था, उसको लेके जाएंगे तो उन्हें अपना वेतन मिलेगा। ठीक, ख्वाजा हिशामुद्दीन जुनैदी ने फिरोज के शासनकाल की वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टंका बताया। यानी कि जो उसका शासनकाल का वार्षिक आय था वो तब 6 करोड़ 85 लाख, किसने, हिशामुद्दीन जुनैदी ने बताया है। ठीक, फिरोज ने हिसार फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया था। ये जो जौनपुर की कहानी है इसको बता दे, इस जौनपुर की स्थापना इसने किसकी स्मृति में, अपने भाई के मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसकी स्थापना की थी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जौना खां। ठीक है, जौना खां की स्मृति में इसने जौनपुर नगर को बसाया था। ठीक, फिरोज शाह के काल में बहुत सारी नहरों का विकास हुआ और इसने बहुत सारे नहरें बनाई हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक, चलिए इन्हें बहुत सारी नहरों में 5 सबसे बड़ी नहरें बनवाई हैं। नाम भी पूछ देता है, तो देखते हैं। 5 नहरों में सबसे पहला है दिल्ली से हिसार। ठीक है, दिल्ली यमुना से लेके हिसार तक उलुग खानी नहर, जो कि 150 मील लंबी होती है और सबसे बड़ी नहर होती है। सबसे बड़ी उस टाइम की नहर होती है उलुग खानी नहर। ठीक, सतलज से घग्गर रजवाही नहर 96 मील लंबी होती है। तीसरा है सिरमौर, जो कि सतलज से हांसी होती है। चौथा है धगर से फिरोजाबाद। पांचवा है यमुना से फिरोजबाद। तो ये 5 बहुत बड़ी नहरें होती हैं जो फिरोज शाह तुगलक बनाता है, और इसका वर्णन हमें तारीख मुबारक शाही में मिलती है। किसने लिखा है, याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही में हमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, फिरोज शाह के नहरों के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें तो इसने इसे बाग बगीचों का भी काफी शौक होता है। ये उनके जो है कि फलों की गुणवत्ता को भी सुधार लाता है। तो इसने 1200 बागान लगवाए थे। कुल कितने, 1200 बागान लगाए थे। और फिरोजाबाद में फिरोजशाही मदरसे का इसने निर्माण कराया था। उसने कुश्त ए शिकार, ठीक है, महल का भी निर्माण कराया था। यानी कि देखेंगे हर क्षेत्र में ये बहुत सारा कार्य करता, स्थापत्य हो, बागवानी हो, कृषि हो, सिंचाई हो, नहर हो, यानी कि इसने तो बहुत सारे विभागों का भी निर्माण कराया है। ये भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे औरत लोगों की कामुक नजरों से बची रहे। ठीक, इसलिए मुस्लिम स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने से रोक लगा दिया। देखिए मुस्लिम में बहुत सारे पाबंद लगाए जाते हैं औरतों पे। इसने क्या किया था कि जो संत के मजार होते थे उस पे जाने से सबसे पहले किसी दिल्ली सल्तनत ने रोक लगाई थी, शासक ने, मतलब लोगों को बुरी नजर से बचने के लिए लोगों के, तो इस एक तरह से पुरुषों के, तो इसने मजार पे रोक लगा दी थी। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और सिकंदर लोधी भी ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उलेमा की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उड़ीसा के जाजनगर पर आक्रमण किया एवं पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को इसने हाल में पहुंचाई थी। और ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया था, जला दिया था। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम थे, जो उलेमा थे, एक तरह से पंडित थे, उनसे जो है कि प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, उनके प्रभाव में आने के लिए उसने ऐसा किया था। जो उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर है और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को जलाया था। और यहाँ के पुस्तकालय से बहुत सारे बुक लाया और उनका अनुवाद कराया था। यहाँ के पुस्तकालय से बहुत सारी बुक लाया और उनका अनुवाद कराया था। ठीक है, अनुवाद अपने राजकवि किरमानी से कराया था। इसका राजकवि कौन था, किरमानी। ठीक है, इसने अनुवाद किया था, जिसमें दलाइली फिरोज शाह, ये जो कि ज्योतिष से संबंधित है।
चलिए आगे इसके ऊपर बात करेंगे। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। जो एक धार्मिक यात्रा होती है मुसलमानों में हज, काफ़ी इसमें मान्यता प्राप्त है। तो कोई भी अगर हज की यात्रा करना चाहता है तो सुल्तान उसको खर्च देता था। तो ऐसा पहला सुल्तान था। ठीक, दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान के जो किसने स्थापना की, दासों के आयात और निर्यात पर रोक लगा दिया था। दीवाने बंदगान किसके लिए, दासों का, दासों के लिए कहा जाता था कि इसे दासों का शौक था, दासों का शौक था। और कोई गिफ्ट में क्या मांगता था, उपहार में दासों को मांगता था। और इसके टाइम पीरियड में 1,80,000 दास थे। ठीक है, 80,000 दास थे। और ये सारे जो है कि इसमें 12,000 सिर्फ क्या थे, शिल्पी थे, शिल्पी। और इनके लिए दीवाने बंदगान बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखेंगे, फिरोजशह इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था और इसलिए इसको सल्तनत काल का जय सिंह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसे कहा जाता है। ठीक है, खगोल शास्त्र में रुचि रखता था, चिकित्सा में रुचि रखता था। ठीक, फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला की इसने स्थापना की थी। जैसे जयसिंह भी देखेंगे 5 जगह कराए हैं, जिसमें उज्जैन, बनारस, मथुरा हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसने भी कराया है नक्षत्रशाला की स्थापना फिरोजाबाद में। और समय सूचक उपकरण जल घड़ी और ताश घड़ी का विकास भी हमें इसके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है जयसिंह से। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, आपको हमने बताया इसमें बहुत सारे विभाग बनवाए हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बारे में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है, आपको एकदम पढ़ते पढ़ते आप लोग जो है कि बोर हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे विभाग बनाता है, जिसमें दारुल सफ़ा होता है। दारुल सफ़ा क्या होता है, अस्पताल होता है, जिसमें गरीबों की बीमारी जो है कि गरीबों के लिए दारुल सफ़ा अस्पताल बनाता है। मदिरा विभाग बनाता है, दीवान इस्तिहाक बनाता है, पत्रोत्तर से संबंधित था, शौरात-ए-आम बनाता है और अनुवाद विभाग की भी स्थापना करता है। ठीक, अनुवाद विभाग भी एक बनाता है। ठीक, इसने प्रमुख सिक्के कौन-कौन से चलाए थे, तो इसने चांदी के संस्कानी जो कि 6 जीतल का था, बहुत बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक, इसने चलाया था। हस्तगनी या फिर चीहल 8 जीतल का था, ये भी आपका पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछता है। और दुड़ानी सिक्का चलाया था इसने। ठीक, संसगानी, हस्तगनी और दुड़ानी सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। एक 6 जीतल का था, एक 8 जीतल का था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अफीफ के अनुसार अद्धा एवं लिख, ठीक, ये अद्धा 1/2 होता था और लिख जो है कि 1/4 जीतल का होता था, अफीफ के अनुसार, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक सिक्का था। ठीक, इसमें देखेंगे गया का एक सूर्य मंदिर है, उसके संस्कृत शिलालेख में फिरोज के 2 बार नाम मिलते हैं हमें। इंपॉर्टेंट पूछता है किस जो है कि शासक के नाम मिलते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के गया के सूर्य मंदिर पे भी इसका नाम मिलता है। ठीक, इसका जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था, मालिक मलिक गाजी शाहना था। और इसका राजकवि अजुद्दीन खालिद किरमानी था, जो कि ज्वालामुखी मंदिर से आए थे बहुत सारे पुस्तक, उसका इसने अनुवाद किया था। ठीक है, उसने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए फ़िक़े फ़िरोज़ शाही, इस्लामी कानूनों का संग्रह, फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल के प्रमुख ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी और अफ़ीफ़ ने लिखा है। फुताहत फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह की आत्मकथा है। और दलाइल फ़िरोज़ शाही इसको अनुवाद किया है, जो कि ज्योतिष से संबंधित है। ये किससे, ज्योतिष से संबंधित है। और ये ज्वालामुखी मंदिर से लाया गया था, ज्वालामुखी मंदिर से उसका अनुवाद किया था किरमानी ने, इसके राजकवि ने, अजुद्दीन खालिद किरमानी ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो फिरोज जो है कि अशोक के जो 2 स्तंभ लेख होते हैं, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, उनको जो है कि 2 मेरठ से और टोपरा से लेके आता है, दिल्ली में लाता है। ठीक, 2 अशोक के अभिलेखों को। और ये किससे लेता है, जो मतलब यंत्र होता है जिससे उठा के लाया जाता है, उसका नाम होता है कैप्स्टन। ठीक है, इस यंत्र से वो लेके आता है। और इसका वर्णन किसमें है, सीरत फिरोज शाही में है। ठीक है, इसके लेखक अज्ञात है। इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, और ये यूजीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस यंत्र से लाया जाता है, तो कैप्स्टन है। और इसमें वर्णन है सीरत फिरोज शाही में, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ठीक है, कैप्स्टन का उल्लेख अफीफ की तारीख फिरोज शाही में भी मिलता है, याद रखिएगा, दोनों में मिलता है, पहले सीरत फिरोज शाही फिर अफीफ में। बंगाल पर इसने 1359 और यहाँ पे 1359 है। ठीक है, 1359 में ये 2 बार असफल सैनिक अभियान किया, और दोनों बार क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। सिंध पर भी, यहाँ सिंध है, ठीक, सिंध पर भी ये 1362-63 में अभियान किया, और इसमें भी असफल रहा। और इस तरह से देखेंगे कि ये कुशली सैनिक नहीं होता, इसकी सैन्य कुशलता अच्छी नहीं होती है, और ये अपने अभियानों में असफल हो जाता है। चलिए, सिंध में ये जब अभियान करता है और सफल हो जाता है, तो एक कहावत प्रसिद्ध थी, देखो शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक तो मर गया, दूसरे को जरा संभाल। ठीक, देखेंगे सिंध अभियान के तहत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और ये भी जो है कि 2 बार सिंध पर अभियान करता है। तो ये जो है कि फेमस कोट है,
बहुत बार पूछता है। तो क्या है, देखो से एक प्रथा का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल, यानी कि एक तो मर गया सिंध में अभियान के तहत ठट्टा में, दूसरा जो तुगलक है उस वो तो संभल जाए, वो नहीं कर सकता है, ऐसा कहावत प्रसिद्ध है। फिरोज का केवल एक विद्रोह जो है कि गुजरात के सूबेदार मलिक कौन किया था, दमगानी ने किया था। फिर उस टाइम के पीरियड में केवल एक विद्रोह हुआ था, ठीक, याद रखिएगा, दमगानी का विद्रोह हुआ था। तुगलक काल को वजीर पद का स्वर्ण काल कहते हैं, खासकर फिरोज शाह तुगलक का। क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। विजारत का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इसका जो वजीर होता है वो है खाने जहाँ तेलंगानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मूल नाम नाग्या गन्ना था, याद रखिएगा। और इसे ये भाई कहता था, इसे अपना भाई कहता था ये। और इसका जो वेतन था 13 लाख टन का था, वार्षिक कितना था, 13 लाख टन का। और 1369 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इससे काफी ज्यादा फिरोज शाह तुगलक को दुख होता है। और इसी के देखेंगे, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका फिरोज ने हौज खास में तेलंगानी का मकबरा बनवाया था, ठीक। एक तरह से जूना शाह इसके पुत्र ने बनाया था, जूना शाह, ठीक है। जुनायद शाह इसका पुत्र ने बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी इसमें योगदान दिया है। इसकी विशेषता ये है कि दिल्ली में पहला अष्टभुजी मकबरा बनता है। अष्टकोणीय मकबरा किसका है, खाने जहाँ तेलंगानी का, फिरोज शाह तुगलक के वजीर का। और काफी अच्छा जो है कि नमूना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अष्टकोणीय मकबरा किसका है, फिर खाने जहाँ तेलंगानी का, दूसरा है सिकंदर लोदी का, और तीसरा है शेरशाह का, शेरशाह का। और सैयद वंश के भी दो शासक का है, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद और मुबारक शाह सैयद वंश के थे, इनका भी अष्टकोणीय मकबरा है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। फिरोज के बाद देखेंगे बहुत सारे लोग शासक बनते हैं, लेकिन फिरोज के बाद बहुत सारे शासक जो कि दुर्बल होते हैं और उतना वो लोग सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं। इसके बाद शासक बनता है उसका पौत्र तुगलक शाह, और उसके बाद अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड तक बनते हैं। और देखेंगे धीरे धीरे जो है कि मुगल साम्राज्य, सॉरी, दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगता है, ठीक है। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। और इसका जो वजीर था वो था मल्लू इकबाल। कौन था, मल्लू इकबाल था। इसके बाद देखेंगे नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद अफगान दुआब के फौजदार जो है कि दौलत खां लोधी गद्दी पे बैठते हैं और 1414 तक शासन करते हैं। यानी कि देखेंगे नासिरुद्दीन की मृत्यु के ही साथ ही तुगलक वंश का खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक दौलत खां लोधी जो है कि 1414 तक, जब 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पीरियड में, तो वो दौलत खां लोधी को अपना जो है कि साम्राज्य सौंप के जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दौलत खां लोधी जो है कि शासन करता है नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद, ठीक। तैमूर का आक्रमण जो है के समय कौन था, दो तुगलक वंश के दो शासक शासन कर रहे थे तैमूर के आक्रमण के समय। पहला था नासिरुद्दीन तुगलक और दूसरा ये दिल्ली में था, ठीक। और दूसरा फिरोजाबाद में नुसरत शाह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो तुग जो है कि शासक शासन कर रहे थे। और देखेंगे एक तरह से ये भी एक रीजन होगा, तैमूर जो है कि इतना कत्लेआम मचाता है और सफलता से आक्रमण करके चला जाता है। तैमूर क्या होता है, ईरान का एक चगदाई तुर्क था और ये खैबर दर्रे को पार करके आया था। खैबर दर्रे से ही सिकंदर भी आया था, ठीक। खैबर दर्रे से ही गजनी आया था, ठीक। और वही देखेंगे गोरी गुमल से आया है, गोरी गुमल दर्रे से आया है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। और भारत को बहुत दिन तक लूटा था ये, ठीक है। 15 दिन तक कंटिन्यू तैमूर जो है कि भारत को लूटा था और कत्लेआम मचाया था। इसका नाम तामीर खान है, जिसका अर्थ होता है लोहा, ठीक। इसके समय आक्रमण के समय भटनेर का शासक कमालुद्दीन था, जहाँ पे मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। पहली बार मुस्लिम स्त्रियों के जौहर का साक्ष्य हमें तैमूर के आक्रमण के समय मिलता है, भटनेर के शासक कमालुद्दीन के समय, याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमने अभी तक हिंदुओं को देखा है कि यहाँ पे मुस्लिम स्त्रियों ने जौहर किया था। तैमूर की आत्मकथा क्या है, तुझके तैमूरी, ठीक है, तुझके तैमूरी। तो थोड़ा सा तैमूर के बारे में हमने जान लिया, जो कि अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में आया था। तो इस तरह से हमने दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट भी देख लिया, जिसमें हमने फिरोज शाह तुगलक से नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में देखा। आशा करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और हमने प्रयास किया कि आपको एक भी फैक्ट आपसे छूट ना पाए और सारी चीज़ें आपको एकदम ईजी वे में समझ में आ जाए। मैंने बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ऐसी और भी वीडियो को चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे BHU वाले के साथ बने रहिए। धन्यवाद।